Assalamualaikum, good morning and welcome to Jio Pakistan in the morning। अच्छा जी, आप जानते ही हैं कि रमज़ान मुबारक में हम रोज़ाना आपके साथ होते थे शाम 4 से 6 बजे लाइव। याद है ना आपको? तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा। लेकिन बहुत से आपको पता है ऐसे लोग हैं जिनको शाम में हमें देखने या हमसे मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि उनकी शाम में कोई मसरूफियत होती थी और वो सुबह हमें रेगुलरली देखा करते थे। इसलिए आज का शो हमने स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया। बाय द वे, थैंक यू फॉर द इमेंस फीडबैक जो आपने हमें ईद के शोज़ पर दिया है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। मतलब उस पर भी एक और हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है शो, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। ये कुछ सेगमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं जो हमने रमज़ानुल मुबारक के दिनों में किए और बड़े इंपॉर्टेंट है, यू शुडंट मिस देम। अच्छा जी, जैसा कि पाकिस्तान में आपको पता है डिजिटल करेंसी की रेगुलेशन का अमल जो है इसका बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं लोग। इसके लिए क्रिप्टो काउंसिल का क़याम हो गया मुकम्मल। इस पर हमने बड़ी तफसीली बात की है और बिलाल बिन साकिब हमारे मेहमान बने। इसमें आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसका कुछ सेगमेंट का हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। दुनिया तेज़ी से डिजिटल करेंसी पर शिफ्ट हो चुकी है। बरतानिया समेत बहुत सारे ममालिक ने इसमें काफ़ी पेशरफ्त कर ली है, आगे निकल गए हैं बेसिकली, और डिजिटल असासों को कानूनी हैसियत भी दे चुके हैं। तो पाकिस्तान ने भी इस दौड़ में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है फाइनली, और कौमी क्रिप्टो काउंसिल कायम किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ये काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी, जिसका मकसद डिजिटल करेंसी की तैयारी के साथ इसे रेगुलेट करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं। बहुत इन्वेस्टमेंट है लोगों की क्रिप्टो में। दूसरी तरफ वहाँ बिल्कुल बहुत भी रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ इस मामले में कानून साजी भी हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से वर्चुअल असासजात वर्चुअल एसेट बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है। ये डिजिटल करेंसी के लिए कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। डिजिटल करेंसी में काम करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत डिजिटल करेंसी का बाकायदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए तो ये कौमी ख़जाने के लिए रेवेन्यू जमा करने का एक अच्छा ज़रिया सर्टनली बन सकता है। इसी पे बात करते हैं बिलाल बिन साकिब जो एडवाइज़र हैं हुकूमत पाकिस्तान के, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को हेड करते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस अपॉइंटमेंट। अब आपसे हम सर्टनली यही जानेंगे कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के पीछे क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं और इसका दायरा इख्तियार क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद का। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी इस गवर्नमेंट ने बनाई है देखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो का बहुत ज्यादा रुझान है। तकरीबन 20 मिलियन यूजर्स हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो के। हम ग्लोबली नंबर 3 नंबर 4 पे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आके पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में अगर हम इंप्लीमेंट करें। वो बेशक रेमिटेंसेज हैं जो 30 बिलियन से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज भेजते हैं। तो जो ये जो बॉडी है, इसका जो स्कोप ऑफ वर्क होगा वो ये होगा कि जी हमने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट लेके आना है कि जी अभी जो भी क्रिप्टो के चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, एक्सचेंजेस, उनके लाइसेंसिंग, और वहां से हम हुकूमत के लिए रेवेन्यू किस तरह इकट्ठा करें और ये हम किस तरह मेक श्योर करें कि हम एक बड़ी सेफ एनवायरनमेंट में जहां पे जो पाकिस्तानीज हैं उनके नुकसानात ना हो, हम ऐसी लाइसेंसिंग बीच में लेके आए जहां पे हमें हर चीज का अंदाजा हो। फिर हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं आगे चीजों के लिए, जो कि टोकनाइजेशन है, कि हम किस तरह अपनी रियल एस्टेट को, हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हमारी कमोडिटीज को, उनकी जो लिक्विडिटी है उसको हम किस तरह अनलॉक करें। अच्छा बिलाल, ये भी ज़रा एक्सप्लेन करें खासतौर पे फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से एक बड़ी स्कैम मार्केट भी जुड़ी है और इसके अलावा कई गैर कानूनी कामों में भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल देखा गया है। तो ये चीज़ें ज़रा सेट हो जाती हैं इन द माइंड, इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। ग्लोबली 0.24% जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस है ना, वो किसी गलत चीज में इस्तेमाल होती हैं। और जहां तक आपने बात की स्कैम की, देखिए कोई भी नई इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें बैड एक्टर्स होते हैं, बट आप बैड एक्टर्स को
बैड टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, टेक्नोलॉजी अच्छी है। ये इसी तरह है कि मैं आपको एक छुरी दे दूं तो आप उसे सेब भी काट सकते हैं या आप कोई और चीज भी उससे काट सकते हैं। तो अगेन ग्लोबली हमने देखा है कि ये एक गलत नैरेटिव है ब्लॉकचेन के खिलाफ और क्रिप्टो के खिलाफ, क्योंकि क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस ये बाकी सारी गलत ट्रांजैक्शंस के अंदर एक बहुत छोटा हिस्सा है। अभी भी कैश बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बैंकिंग लाइंस। इसकी वजह से ही हम ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, ये एक प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम लेके आएगी जो इंश्योर करेगी कि यहाँ पे एक्सचेंजेस फुल ट्रांसपेरेंसी से ऑपरेट करें। अच्छा, लाइसेंसिंग सिस्टम का कहा, अभी भी हमने देखा अरमगान वाले केस में भी इसका बहुत सारा पैसा इसने क्रिप्टो में करके रखा हुआ था। जब से क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में आया है, एक्चुअली जो आम पाकिस्तानी है, जो नौजवान है, नॉट सो नौजवान है, जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ख़रीदा हुआ है, कोई भी डिजिटल करेंसी खरीदी भी है, वो ये कहते हैं ये लीगल कब होगा पाकिस्तान में। सो इस हवाले से आप कोई वजाहत कर सकेंगे? मैं आपको कोई डेट नहीं बता सकता कि जब तक कब तक ये क्रिप्टो लीगल होगी पाकिस्तान में, बट हम बड़ी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हम फ्रेमवर्क्स बनाएं, हम बाकी मुल्कों से बात करें जहां पे ऑलरेडी क्रिप्टो लीगल हो गई हुई है, कि हम उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से खुद लर्न करें और फिर हम एक पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान स्पेसिफिक एक रेगुलेशन लेके आए। बिल्कुल लीगल हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं। ये बताएं कि ये सब कुछ जी एग्जैक्टली तो ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के नौजवानों को इससे बराह रास्त कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तानी यूथ ही तो हमारा असल असासा है। हम अगर इस यूथ को अब कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, और स्पेशली ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन और एआई, इंडिया का ब्लॉकचेन नेशनल पेपर 2019 में निकला था। आज से 6 साल पहले इंडिया का जो नेशनल एआई प्रोग्राम है 2017 से निकला था, 2018 से। वो हमसे 7 साल आगे हैं एआई में, वो हमसे 5-6 साल आगे हैं ब्लॉकचेन में। तो ये सब कुछ, ये सारा एफर्ट हम कर ही इस यूथ के लिए रहे हैं, क्योंकि इस यूथ ने इस मुल्क को आके लेके जाना है। ये हम अभी 3rd लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट है, लेकिन अभी भी हमारा यूथ, क्योंकि राइट पॉलिसीज इन प्लेस नहीं रही, जिसकी वजह से वो अपने आप को जिस तरफ टेक्नोलॉजी ग्लोबली जा रही है वहां पे अपस्किल नहीं कर सके। एक्चुअली दैट्स कंसर्निंग कि मतलब हमारा ही पड़ोसी मुल्क हमसे कितने आगे, कितने साल आगे है, चाहे वो ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क हो या फिर दीगर मामलात हो, एआई की बात हो। अब बिटकॉइन माइनिंग भी बिलाल साहब दुनिया में बहुत होती है। सो क्या काउंसिल इस तरफ भी देख रही है? ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं। देखिए, हमारा आईपीपी का इतना बड़ा मसला है, हमारा इतना बड़ा मसला है कि जो हुकूमत को ये एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन नहीं है जहां पे हम बिजली को ट्रांसमिट कर सकें, और वैसे भी इतनी ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है। तो पूरी दुनिया में अगर बिटकॉइन माइनिंग हो रही है, अगर अमेरिका कर रहा है, अगर अल साल्वाडोर कर रहा है, अगर भूटान कर रहा है, अगर यूएई कर रहा है, तो हम ये नई टेक्नोलॉजीज को क्यों नहीं एम्ब्रेस करके अपने मुल्क की ट्रेजरी को, अपने मुल्क में डॉलर लेके आए और अपने मुल्क को ज्यादा स्ट्रेंथन करें। तो हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं। अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज को नहीं कर रहे क्योंकि हम पिछली में फंसे हुए हैं स्ट्रेटजीज में, वहां से निकलेंगे तो कहीं आगे जाएंगे। बिलाल, फाइनली ये भी बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का ऐलान किया है। क्या पाकिस्तान भी ऐसा कुछ कर सकता है? बड़ी जबरदस्त मेरे हिसाब से चीज हो गई है। व्हाइट हाउस ने आगे कहा है कि हम यूएसए को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, हम बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड है। तो इससे देखिए, हम वैसे नई टेक्नोलॉजीज में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे आगे है, और अगर वो ये इक़्तिमाद ले रहा है तो पाकिस्तान भी, इसलिए जो लीडरशिप है यहाँ पे, वो उनको पता है कि इस चीज पे हम पीछे नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया बिलाल बिन साकिब, अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। लेट्स सपोज इंशाल्लाह कब ये सब कुछ होता है हमारे यहाँ और लीगल भी हो जाए। लेट्स होप कि जल्दी हो। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब अगर इसका जिक्र आ ही गया है, इस पर बातचीत हो रही है, तो जल्दी हो जाएगा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही तो। यस, और एक ही पॉलिसी, एक ही हुकूमत की पॉलिसी चलती रही तो। भाई, आपको पता है कि घर का बजट हो या किसी इदारे का बजट हो, ख़वातीन अगर अकाउंटिंग जैसी पोजीशन संभाल लें ना तो घपले नहीं होते और बड़ा ही परफेक्टली सब कुछ चल रहा होता है। ये अच्छी बात है कि आप लोग सारे रिकग्नाइज करना स्टार्ट हुए हैं ये। और हमारी ख़वातीन चूँकि हिसाब किताब में बहुत अच्छी हैं। एक पाकिस्तानी खातून है जो कि फर्स्ट साउथ एशियन है जो ACCA की आलमी तंजीम की सदर बनी है। इनका नाम है आयला मजीद। बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। ख़वातीन आज किस किस चीज़ में है अब्दुल्ला? IT में,
बैंकिंग में है, सियासत सत्र तो है ही है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। सहाफ़त में है, तिजारत में है, मतलब हर शोबे में काम करती दिखाई देती हैं अब ख़वातीन। लेकिन ये जगह आसानी से नहीं मिली थी, बहुत सी और ख़वातीन हैं जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना, पेविंग द वे फॉर इट, तो वो किया, तो हम सारे यहाँ पहुँचे। बिल्कुल जी। और इसी में एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है, पाकिस्तानी ख़वातीन में जिस तरह आगे जा रही हैं, इसकी एक ताज़ा मिसाल है आयला मजीद साहिबा। ये अकाउंटेंट्स की आलमी तंजीम ACCA, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पहली मुसलमान खातून सदर हैं, बल्कि जनूबी एशिया से भी ACCA की पहली सदर हैं। आयला हमें ज्वाइन कर रही हैं। साउथ एशियन lady to be Sadr of Association of Certified Chartered Accountants. Thank you so much आयला साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। ACCA की 120 साल तारीख में आप जनूबी एशिया से पहली शख्सियत हैं जो इस इदारे की ग्लोबल सदर बनी है। मतलब कमाल की ये बात है। तो इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपके सफ़र के बारे में और चैलेंजेस एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे, क्या चैलेंजेस हैं, क्या कुछ आपको सामना करना पड़ा? मैं काफ़ी अरसे से इसके साथ ताल्लुक़ है मेरा, ऑलमोस्ट 10 साल से। मैं काउंसिल में भी मैंने सर्व किया, फिर काउंसिल के ऑफिसर की जब इलेक्शन की बात आई तो वहाँ पर भी मैंने अपने आप को आई रन फॉर द इलेक्शन और आई वाज सपोर्टेड बाय माय कॉलीग्स। बट इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑब्वियसली देखें, जहाँ पर भी आप काम करते हैं मेहनत से करें, यू हैव टू हैव द राइट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और इसके साथ अपना स्किल सेट होना चाहिए। लीडरशिप रोल्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एक अच्छी एक ग्लोबल विजन हो, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के ऊपर भी, ऑपरेशंस के ऊपर। सो दैट ऑल वाज देयर। सो आई थिंक इस वजह से मुझे फिर इस पे सपोर्ट भी मिली एंड आई वुड से कि मैं काफ़ी आई फील प्रिविलेज्ड कि मुझे इलेक्ट किया गया है इस ग्लोबल प्रेसिडेंट के लिए। वंडरफुल जी। हम ये भी आपसे चाहेंगे जानना, अकाउंटिंग के बारे में उमूमी राय ये है कि बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है। क्या ऐसा है कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है या आपको भी पता नहीं बोरिंग लगता होता? तो इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपने इस फील्ड का इंतखाब क्यों किया? जी, ये बड़ा मज़े का सवाल है बिकॉज मुझसे बहुत पूछा जाता है। मैंने एक्चुअली पहले MBA किया था लम से, और फिर उसके बाद जो मेरा काम की नौयत थी वो ऐसे थी कि उसमें मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी कर रही थी, कंपनीज की रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रही थी, बैंक्स के साथ, अकाउंटेंट्स के साथ, लॉयर्स के साथ, हर एक के साथ जब आपकी इंटरेक्शन होती है तो आप हमेशा ये देखते हैं कि जो किसी भी चीज़ का हाउ डू यू पुट टुगेदर अ ट्रांजैक्शन, उसमें मुझे ये फील हुआ कि अकाउंटेंसी का जो स्किल सेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट आप जैसे कह रहे हैं खुश्क है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम चाहे अपनी डेली लाइफ में करें, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में करें, हम किसी ना किसी चीज़ का हिसाब कर रहे होते हैं। सिर्फ हिसाब करना नहीं, इट्स बेसिकली हाउ डू यू प्लान, हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज। सो ये स्किल सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो रोल है अकाउंटेंट्स का वो बहुत सालों से दुनिया में बदल चुका है। It is about planning, strategy. It is about कि आप business decisions कैसे कर रहे हैं। मतलब यू हैव डन सो मच, क्योंकि लोग अक्सर एक डिग्री करके ही फिर उसी में अपनी स्पेस जो है वो तलाश करते हैं और मिल भी जाती है। आप तो अपने आप को यू आर बिल्डिंग अपॉन योरसेल्फ, दैट इज़ अमेजिंग। आयला, ये ज़रूर बताइएगा कि आलमी तौर पर गवर्नेंस और दीगर मसाइल दरपेश हैं दुनिया में, हम देख रहे हैं, फिर दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का भी काफ़ी सामना है। तो आपकी महारत तवानाई और माहौलियात पर भी है, दुनिया इस हवाले से क्या कर सकती थी? और बाय द वे ये ज़्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला वन ऑफ द ममालिक में से है। तो बताइएगा, तो क्या आइडियाज़ हैं आपके इस हवाले से? हमें इसके ऊपर बहुत माइंडफुल होने की ज़रूरत है और हमें इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर नंबर्स की बात करें, ऑल्दो ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, हर कोई इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों से और हम सुनते रहते हैं। बट अगर हम एग्रीगेट नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान ने ओवर द लास्ट डेकेड एंड हाफ हमें तकरीबन 29 to 30 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ वेरियस क्लाइमेट डिजास्टर्स। अब हमें ये करने की ज़रूरत है कि वी नीड टू बिकम मोर रेजिलिएंट। इसमें
इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, इसमें हमें अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज़ को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें हम जो रोज़मर्रा का जो हमारा तरीक़ाकार है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे वो एक लार्जर लेवल पे है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है, या इंडस्ट्री लेवल पे है, या कंट्री लेवल पे, तमाम चीज़ों में हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। आपने तवानाई एनर्जी की बात की, तो एनर्जी इज़ अ सब्जेक्ट जो कि हर कंट्री के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसके बगैर यू कांट डू एनीथिंग विदाउट एनर्जी। आपको हर चीज़ में ज़रूरत है, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेके इंडस्ट्री रन करने के लिए, कि इकोनॉमी रन करने के लिए है। अब उसमें यह है कि आपको हमें इंडिजनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और हमें मोस्ट अफोर्डेबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। बेशक। यू गिव अस सम आइडियाज़ एज़ वेल। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी डिस्कशन इस पे भी रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद अकाउंटिंग के शोबे पर बड़ा असर पड़ेगा। अब ये असर अच्छा है या बुरा है, आप हमें बता सकती हैं। शायद काम का स्कोप लिमिटेड हो जाए या नए दरवाजे खुलें। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग इट? होगा ये कि जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, या बहुत सारी जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जो टास्क टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं, तो आप वो टेक्नोलॉजी को दे देंगे करने के लिए, आप उससे बेहतर रोल्स करेंगे। सो अगर लोग अपने स्किल सेट को ऑगमेंट नहीं करेंगे, अपने ये जो नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो देखिए इम्पैक्ट तो आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कंटिन्यूस लर्निंग और कंटिन्यूस ऑगमेंटेशन ऑफ स्किल सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट the skill set of accounting will remain absolutely relevant. Finance professional will remain relevant because ये तमाम चीज़ें ये आपकी हर एक बिजनेस ऑपरेशंस या किसी भी चीज़ का एक बुनियादी हिस्सा, एक कोर, एक आपका एक सेगमेंट है। होगा ये, और जो अभी भी हो रहा है कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स एंड अकाउंटेंट्स, दे आर नाउ इन मोर स्ट्रेटेजिक रोल्स। सो AI विल एक्चुअली ऑगमेंट पीपल्स वर्क, बल्कि उसके काम को बेहतर करेगा, एंड प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाए। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ख़ासतौर पे कि ख़ुद को इम्प्रूव करते रहें, मतलब स्टडी करते रहें, बिल्ड अपॉन योरसेल्फ, एक जगह जाके रुक ना जाए, क्योंकि दुनिया तो साथ साथ। आपका ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ह्यूमन रिसोर्स विल शिफ्ट टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। यस, एब्सोल्युटली, और जिसमें वो ऑब्वियसली ह्यूमंस जो क्लरिकल काम है वो तो मशीन कर लेगी। हाँ, तो आपको अपने आप को उस तरह बनाना होगा, साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। स्ट्रैटेजी मेकिंग, डेवलपिंग, प्लानिंग, ये सारा काम इंसानों की। जी आयला, आप अभी हमारे साथ ही हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा, क्योंकि आज का ऑब्वियसली हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आप दुनिया और पाकिस्तान की ख़ास तौर पे करोड़ों बच्चियों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल हैं। तो आपका इस अहम दिन के हवाले से क्या कहना है? मेरा जो मैसेज टू यंग वुमेन और जो लोगों के लिए होगा कि आप अपने आप को माइनॉरिटी ना समझें। यू प्ले अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल। आप अपनी स्किल सेट पे, आप अपनी कंटिन्यूस लर्निंग पे इन्वेस्ट करें, और जो सोसाइटल नॉर्म्स या इस चीज़ों को आप अपनी इस चीज़ से आप अपने आप को डिटर नहीं होने दें। इससे आप इसका इम्पैक्ट ना लें, और अपने अराउंड लोगों को इनकरेज भी करें, और कंटिन्यूस लर्निंग के साथ अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड करें। और जब आप डिफरेंट रोल्स में करेंगे काम, तो वो लोगों को भी आएगी समझ। और मैं तो देख रही हूँ कि बहुत सालों से देयर इज फ्रॉम द टाइम व्हेन आई हैड स्टार्टेड वर्किंग एंड अप टिल नाउ, एंड आई एम श्योर पहले वाले लोग भी ऐसे ही समझते होंगे, इतनी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और आई थिंक विदाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन कोई कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया आयला साहिबा, आयला मजीद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और हमें वैसे तो आपको पता है, कीन व्यूअर्स ऑफ जियो पाकिस्तान वुड नो कि हम इस दिन का इंतज़ार नहीं करते, हम पूरा साल ख़वातीन के हकूक़ की बात भी करते हैं, और ऐसी मिसाली ख़वातीन जो है उनसे आपकी मुलाकात भी मुझे लगता है कि हर रोज़ के हमारे शो का एक हिस्सा ज़रूर इस पे
मतलब अनकॉन्शियसली या शायद कॉन्शियसली ज़रूर डेडिकेटेड होता है टू टॉक अबाउट हाई अचीविंग वुमेन एंड ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक आगाही के। और जब नहीं होते कोई और इस तरह ना हो तो मैं तो बैठी हुई हूँ ना इधर, तो मेरा तो काम ही है। सो वी आर पर्टिकुलरली वेरी प्राउड ऑफ दैट कि जियो पाकिस्तान ये करता है। हाँ, हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं और ये वन ऑफ दोज कॉजेज़ है जो हमारे दिल से बहुत करीब है, हमारी सारी टीम के, हमारी सारी टीम के, and we're talking about टीम जियो एज वेल, जियो बहैसियत इदारे के भी। That is so true। अब तो कभी शतरंज के लिए कोशिश की है लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब कोशिश नहीं रही है ये। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं ना, पर्टिकुलरली हमारी छोटी बच्चियाँ और हमारी यंगस्टर्स और लड़के भी लड़कियाँ भी, ये क्या शतरंज खेलते हैं। सो बेसिकली शतरंज जो है ना बड़ा ही मुश्किल बोर्ड गेम माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका टैलेंट बहुत है और इसकी एक झलक दिखाई महक मकबूल ने। एंड वी हैव टू शो यू, बड़ी ज़बरदस्त बात जिनका सीएम सिंध के साथ भी मैच हुआ। हाँ, और जीती। लेट्स वॉच इट। पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं। इंतज़ामिया, अदलिया, सियासत, सहाफ़त, मत यू नेम इट, हर जगह ख़वातीन जो हैं वो मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखा रही हैं। कहना जस्ट रिमाइंड यू कि एक वक्त था, हाँ छाई हुई है, लेकिन एक वक्त था जब खेलों के स्टार्स भी मर्द ही होते थे, हमें कोई लड़कियां मिलती नहीं थी। लेकिन अब ख़वातीन जो हैं वो खेल में भी किसी से पीछे नहीं है, बेशक वो इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो, दे आर एवरीवेयर। मतलब पहाड़ चढ़ करने, सर चढ़ने जैसे मुश्किल तरीन काम हो, उसमें भी हमारी स्टार्स ख़वातीन हैं, हमारी लड़कियां हैं जो हर शोबे में लिटरली लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। और एक और हमने चैंपियन से आपकी मुलाकात करानी है। अच्छा, बाय द वे आपको पता है ना ये मार्च का जब स्टार्ट हो जाता है तो हम जरा विमेंस वीक भी मनाना स्टार्ट हो जाते हैं। 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल इसकी एक नुमाया मिसाल हैं। इन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 15 चालों में ही मात दे दी है। और वज़ीर आला सिंध ने महक मकबूल की सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि महक मकबूल ने सरकारी स्कूल में मुतासिर कुन तालीमी कारकर्दगी के साथ साथ खेल में भी शानदार कारनामे सरअंजाम दिए हैं। आपको हम बता दें कि महक हमारे साथ बैठी हुई हैं, अभी आपको मिलवाते हैं। लेकिन ये गुलकार शहजाद रॉय के ज़िंदगी ट्रस्ट के स्कूल्स हैं, उनके अंडर स्कूल्स होते हैं। SMB फातिमा जिन्ना स्कूल में तालीम हासिल की है। इसमें हम भी जा चुके हैं एंड इट इज़ ट्रूली इम्प्रेसिव। इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। इट इज़ लाइक एनी अदर पॉश स्कूल जहां आपकी ख्वाहिश हो कि आप अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें। एंड इट हैज़ म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड यू नेम इट, जो कि एक्चुअली जो भारी भरकम फीसों वाले स्कूल है ना उसमें भी नहीं है। जैसा कि क्या आप अगर आपके बच्चे किसी बहुत ही पॉश स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे चेस सिखाया जाता है एज अ सब्जेक्ट? नहीं, इस स्कूल में सिखाया जाता है। तो जी महक हमारे साथ हैं, उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीत जूनियर चैंपियन का एजाज अपने नाम रखा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई महक, आपकी तो अचीवमेंट्स इतनी खत्म हो रही कि हम आपसे बातें करें। हाउ आर यू? चेस में इंटरेस्ट कैसे आया? एक्चुअली में मेरी दोनों कज़न्स हैं, नेशनल चैम्पियन हैं वो लोग, अरीज मकसूद अली एंड बुशरा मकसूद अली। तो जब वो लोग घर में खेलती थी तो उनको देखकर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और हमारे स्कूल में भी चेस एज अ सब्जेक्ट टीच किया जाता है, उधर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है हमें। मिस हिरा एंड सर अवाद मिर्ज़ा वो हमारे कोच हैं। तो हफ्ते में एक क्लास होती है या ज़्यादा जी, मिस हिरा तो हमें रोज़ ही ट्रेन करती हैं एवरी डे। सो द स्कूल टेक्स इट रियली सीरियसली। सो जब स्कूल ने आपको बताया कि हम आपको चेस की ट्रेनिंग देंगे या क्लास देंगे, उन्होंने कुछ समझाया कि इससे आपकी लाइफ स्किल कैसे डेवलप होगी, इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? जी, एक्चुअली चेस से हम स्क्रीन टाइमिंग हमारी बहुत कम होती है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका, और इससे हमारी एजुकेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, और ये चीज़ प्रूफ भी हुई है कि जो बच्चे चेस में हैं उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है। और ज़रा फार साइटेड अप्रोच भी होती होगी, क्योंकि चेस में यही कहा जाता है अपनी तो चाल आप खेल ही रहे हैं, लेकिन आप अगले की भी देख रहे हैं और क्या आगे होने वाला है। जी, तो हम उसमें बहुत डीप कैलकुलेशंस करते हैं, सिर्फ अपनी मूव नहीं काउंट करते, अपोनेंट की भी काउंट करते हैं। और एक मूव नहीं काउंट करते, सिर्फ हम बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन करते हैं कि इस मूव के बाद ये मूव करनी है, इस मूव के बाद ये मूव करनी है, अगर इन्होंने ये नहीं चला तो अब हमें ये चलना है। तो लॉजिकल एंड डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी आपकी बेहतर होती है, इससे आप जिंदगी के फैसले भी फिर और अच्छे तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि आप शतरंज के खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल, बड़े फैसले होंगे। अच्छा, हम बड़े इंट्रीग हुए। एक तो आपका पता तो हमें चल गया था कि आप जीत चुकी हैं, टाइटल भी अपने नाम कर लिया। फिर जब आप CM सिंध के साथ बैठी और आप की एक गेम चली और फिर आपने उनको मात दी,
तो ये हम जरा समझना चाहते हैं, डर नहीं लगा कुछ? वैसे चैलेंज उन्होंने किया था आपको या आपने किया था? उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि सीएम ने मुझे खुद इनवाइट किया है खेलने के लिए। अच्छा, चूंकि आप चैंपियन है महक, तो अब जरा सीएम के बारे में बताएं कि उनको आपने कैसा खिलाड़ी पाया, कैसे थे? उन्होंने मुझे काफ़ी टफ टाइम दिया था और वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं और उन्होंने मेरे साथ क्वींस गैम्बिट प्ले की थी जो चेस की बहुत अच्छी वेरिएशन। जी, वाइट उनकी थी और ब्लैक मेरी थी और क्वींस गैम्बिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है चेस में, तो इससे पता चलता है कि वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। भाई उन्होंने एक चैंपियन के साथ खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने तो एक वो बोल्ड मूव करना ही था ना। लेकिन हमें बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं हम कि आप, वो खुद भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन आप ने उनको भी हरा दिया। और 15 क्योंकि आप तो हमारी चैंपियन हैं। 15 मूव्स में आपने मतलब उनको मात दे दी। ज़बरदस्त, मतलब ये भी बड़ी बात है। एक कॉन्फिडेंस जो आता है व्हेन यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड यू आर लाइक रियली गुड इन समथिंग, खासतौर पे चेस जैसी, शतरंज जैसी गेम जो कि हर किसी के बस का काम भी नहीं है। कौमी जूनियर चैंपियन तो हर कोई नहीं बन खेल गई हैं, अब इसके बाद नेशनल चैंपियन और फिर इंटरनेशनली हमारे यहाँ से जाते हैं लड़के लड़कियाँ खेलने के लिए? मैं अभी जा रही हूँ इंटरनेशनल खेलने के लिए ताजिकिस्तान, उधर यूथ इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेलूंगी। अभी मैंने 3rd यूथ नेशनल चैंपियनशिप विन की है अंडर 18 में, जो कि हनीफ कुरैशी ने कराची में ऑर्गेनाइज करवाई थी। रोजाना प्रैक्टिस करते हो? अभी इंटरनेशनल के लिए तो हम रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब जब आप घर में होती हैं, जैसे अब आपने प्रैक्टिस भी करना है, तो किसके साथ खेल रही हैं? जी, मेरे पास बोर्ड है, मैं अपनी कज़न्स के साथ प्ले करती हूँ और जैसे कि मैंने बताया हमारे स्कूल में एसएमई फातिमा जिन्ना में चेस को एज अ सब्जेक्ट टीच किया जाता है, तो उसमें हमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास चेस की बुक्स होती हैं, तो वो मेरे पास भी हैं, तो मैं घर में उनको खोल कर उनसे वेरिएशंस देख कर उनको पढ़ कर प्रैक्टिस। मतलब आप अपनी गेम को पॉलिश करती रहती हैं हमेशा। अच्छा, इंटरनेशनली कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप फॉलो करती हैं, जिनको आप इंटरनेशनली? मैग्नस कार्लसन एंड गुकेश आनंद, ये ग्रैंड मास्टर हैं चेस के। आप देखती हैं? जी, मैं इनकी गेम एनालाइज करती हूँ और इनकी वेरिएशंस को भी फॉलो करती हूँ कि वो क्या खेलना पसंद करते हैं और किस तरह से वो खेलते हैं। But you would be there soon as well. आप भी इनकी लाइन में इंशाल्लाह खड़ी होंगी। इंशाल्लाह, मेरा ड्रीम है कि मैं ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव करूं। आप करेंगी? आप जरूर करेंगी। आपसे बात करके हमें अंदाजा हो गया है। एम्बिशियस भी हैं, जबरदस्त, आप खेल भी रही हैं, बहुत कर रही हैं ना। स्कूल, भाई हैट्स ऑफ टू द स्कूल एज वेल। मतलब कितने ही स्कूल हैं हमारे इर्द गिर्द, चेस को एज अ सब्जेक्ट, शतरंज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जहाँ इससे मैथ्स बहुत अच्छी होती है बच्चों की, वहाँ बहुत और भी लाइफ स्किल है जो डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग, और लाइफ स्किल, कॉन्फिडेंस कितना है, मतलब अंडर प्रेशर। आप यू कैन इमेजिन कि आप ऑब्वियसली अंडर 18 अभी टाइटल आपने जीता है, आप सीएम सिंध के सामने आप बैठी हुई हैं, तो एक प्रेशर भी है, एक सारों की नजरें भी हैं, बट टू परफॉर्म एंड डू सो वेल, जबरदस्त है। इस प्रेशर में भी आपने यू डिड सो वेल। यस, दैट यू ये अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर है आपको अपने खेल की वजह से और खेल में अच्छे होने की वजह से मिली। ये सब इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि ज़िंदगी ट्रस्ट ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली शहजाद रॉय ने। उन्होंने काफ़ी मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया। वो अपने हर स्टूडेंट को इसी तरह सपोर्ट करते हैं और उन्होंने करिकुलम एक इस्टेब्लिश किया है चेस का, जिसको हर पाकिस्तान का बच्चा अवेल कर सकता है और करना भी चाहिए। उनका बहुत बड़ा स्टेप है चेस को पाकिस्तान में प्रमोट करने का। That is so true and he's very proud of his students as well. And the students are very proud of him as well. ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया महक and best of luck. Thank you महक and good luck for your international competition. तो जीत के आएंगी, दोबारा बुलाएंगे हम आपको। भाई आपको पता है खेल तमाशा और एंटरटेनमेंट के नाम पे मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम आज भी ग्लैडिएटर्स के ज़माने में हैं, 2025 में बैठ कर भी जानवरों को जहाँ हर्ट किया जा रहा है, जानवरों की लड़ाइयाँ कराई जा रही हैं। और ऐसा ही वाक़या पंजाब में एक रीछ का सामने आया जिसको कुत्तों से लड़ाया जाता था। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इन जानवरों को अब रेस्क्यू कर लिया गया। और रॉकी की कहानी जरा देखें। सरगोदा में गैर कानूनी जुए के बेरहमाना खेल में इस्तेमाल होने वाले 7 साला एशियाई सयाह रीछ, जिसका नाम था रॉकी, उसको बचा लिया गया है। इस्लामाबाद के रेस्क्यू मरकज मुंतकिल कर दिया गया है और ये रीछ उन जालिमाना मुकाबलों का हिस्सा था। कैसे वैसे? जिसको बेयर बेटिंग कहा जाता है, आपको पता है? What? जी, इसके साथ कुत्तों की लड़ाई पर मजबूर किया जाता है, ऐसे शर्तें लगाई जाती हैं।
रॉकी की हालत ज़रा एक वायरल वीडियो के ज़रिए सामने आई और बहुत ही बुरा हाल था इसका। इसे लड़ाई पर मजबूर किया जाता है। बेयर जो होता है वो कुत्तों से तो ज़्यादा ही पावरफुल नहीं। 35 कुत्तों से लड़ा था, इसका जबड़ा तक टूट गया था। दिस इज इनह्यूमन। खाने के काबिल हम नहीं इनको था। जानवर इलाज के कहते हैं ना, बाद लेकिन रॉकी की इंसानों ने इसके साथ सेहत बेहतरी आई है। होपफुली इसको ये जंगल में तो नहीं रह सकता वैसे अब। उमर बिलाल रेस्क्यू में ही रहेगा हमारे साथ। जुमान इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड हैं। उमर, अफसोस हो रहा है हमें ये बात करते हुए, क्योंकि ये इस जानवर के साथ इंसानों ने ये सलूक किया है। हम इस पे क्या मजीद बात करें? हम कहेंगे इस जानवर के साथ इंसानों वाला सलूक किया, क्योंकि जानवर तो ये सलूक नहीं करते। जी बिल्कुल, देखें ये हम लोगों ने एशियन ब्लैक बियर है, ये हमने रेस्क्यू किया था सरगोदा से। सरगोदा के साथ इलाका है जोराबाद का, वहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया था। इनिशियली इसकी जो वीडियो वायरल हुई थी और पंजाब वाइल्ड लाइफ ने हमें इसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट की थी, हमारी असिस्टेंस मांगी थी, बिकॉज वी हैव अ गुड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन इस्लामाबाद। तो हमारे पास बहुत अच्छे वहाँ पर रिसोर्स भी हैं और हमारे पास इंटरनेशनल जो टीम है डॉक्टर्स की वो और हमारे से इंगेज होती है, और कुछ हमारे पास जो नेशनल लोकल डॉक्टर थे वो भी हमारे से इंगेज होते हैं। खैर नहीं हो, उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि ये एशियन ब्लैक बियर है और इसकी काफ़ी हालत बुरी है, तो आप इसको अपनी टीम भिजवा के इसको रेस्क्यू करवाएं। तो इसको क्या अबैंडन किया हुआ था, ये अपने मालिक के पास था, कोई रेजिस्टेंस थी नहीं थी? आई होप कि कोई कानूनी कार्रवाई भी हुई हो जो इसका मालिक है उसके खिलाफ, लेकिन क्या ये बस सड़क पे छोड़ दिया था मरने के लिए, क्या था मामला? ये बेसिकली रॉकी इसका नाम है जी। हमारे पास जो भी जितने भी रेस्क्यूड एनिमल्स हमारे पास रेस्क्यू सेंटर में आते हैं सबके हम आइडेंटिटी देते हैं। इसका नाम रॉकी है और रॉकी ने बेसिकली 35 फाइटिंग की थी, 35 लड़ाइयाँ लड़ी तो सारी जीती थी, और अब ये 36वीं थी जिसके ऊपर इसकी वीडियो वायरल हुई थी और लोगों को वहाँ पे पता लगा और उन्होंने वहाँ की पंजाब वाइल्ड लाइफ को बताया, तो पंजाब वाइल्ड लाइफ ने इसको रेस्क्यू किया। पंजाब वाइल्ड लाइफ भी हमारे साथ इस हवाले से टोटल 100% कनेक्ट में होती है, कनेक्शंस होते हैं हमारे साथ उनके, और वो हमें अच्छा तो उमर ये भी बताइएगा कि औरंगजेब है पंजाब की जी, अब जहां अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है रॉकी को, उसकी एक तो हालत बता दें कि अब सेहत कैसी है, और दूसरा कि वहाँ और भी रीच है ताकि इसकी कोई कंपनी हो, ऑब्वियसली कुछ तो फेमिलियरिटी होनी चाहिए टू गेट बेटर। जैसे ही हम लोगों ने रॉकी को वहाँ से रेस्क्यू करके इस्लामाबाद लेकर आए, तो हम लोगों ने 4 पॉस इंटरनेशनल एक टीम है जो बियर्स के ऊपर काम करती है, वियाना की टीम है वियाना की, वो हमने उनको रिक्वेस्ट की, ईमेल किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से वो उस वक्त कराची में ही मौजूद थे, तो उन्होंने वहाँ से कराची से अपनी फ़्लाइट की और वो फ़ौरन यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने आके इसकी सर्जरी की, इसकी नोज़ पिन रिमूव की, इसका जॉस थे लो जॉस वो टूटे हुए थे उनको, उनके ऊपर उन्होंने काम किया, उसकी सर्जरी की, और फिर बहुत सारी वाउंड थे इसके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा, उनको स्टिच वगैरह किया, और फिर इसने क्वारंटाइन टाइम गुजारा, तकरीबन 20 से 22 दिन क्वारंटाइन टाइम था इसका। यकम रमज़ान को हमने इसको रेस्क्यू किया था और टाइम गुजारने के बाद कल हम लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ इसको रिहैब सेंटर में एक एनक्लोजर है बड़ा सा, वहाँ शिफ्ट किया, तो इसको मिलाकर तो ये अब खा सकता है खाना, क्योंकि सुना यही था कि इसके जबड़े पे बहुत ज़्यादा जख्म है, इसलिए खाना पीना भी इसका मुतासर था। इज़ ही नाउ बैक टू ईटिंग? अब इसको हम जी बिल्कुल हम इसको दूध दे रहे हैं और दूध में ही शहद वाली रोटी मिला के ताकि वो नरम हो जाए काफ़ी ज़्यादा, और इसको मतलब सॉफ्ट डाइट, फिलहाल हम इसको सॉफ्ट डाइट दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो बिहेवियर है, चूँकि वो पेट बनाया हुआ था उसके ऊपर भी काम करेंगे, डॉक्टर्स उस पर भी काम करेंगे, हमारी जो रेस्क्यू की टीम है वो भी काम कर रही है इसके ऊपर। वैसे उमर जिसका ये रॉकी था, आप जिसका पालतू था जो लड़ा रहा था एंड ऑल दैट, उस पर कोई केस वगैरह होगा या वो आपकी नॉलेज में नहीं है? जी बिल्कुल, देखें जो वाइल्ड लाइफ का कानून है वो सब्जेक्ट टू सूबे हैं, आई मीन सब्जेक्ट टू प्रोविंसेस हैं, तो पंजाब का अपना वाइल्ड लाइफ का कानून है और पंजाब ने अपने वाइल्ड लाइफ कानून के तहत उसके ऊपर एक्शन भी कर रहे हैं, कल्प्रिट्स को उसके ऊपर FIR भी लॉन्च हुई हुई है और प्लस उसको कस्टडी में भी है वो। ठीक है, पकड़ा गया वो शख्स। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू बिलाल, थैंक टाइम एंड गुड जॉब। रमज़ान अल मुबारक में नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई जी जिसने एक तहलका मचा दिया, और नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ का नाम है एडोलेसेंस, और इस पर हमने भी एक बड़ी अहम डिस्कशन की पेरेंटिंग के चैलेंजेस के हवाले से। डॉक्टर आयशा मियाँ हमारे साथ थी, उसका कुछ हिस्सा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के
आपको पता है ये मौजूदा दौर में वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत या पेरेंटिंग आज का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली अभी न्यू एक सीरीज आई है एडोलेसेंस के नाम से, उसके बाद अब हर जगह ये बात हो रही है कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या चीज दुरुस्त है और क्या गलत है। इसमें हम भी काफी बार ऐसे नहीं आता समझ। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ नया आ जाता है, फिर एक नया तजर्बा सामने देखते हैं। मतलब दोस्त बन के देख लो बच्चों के, वालिदैन पेरेंट बन के देख लो, स्ट्रिक्ट होके देख लो, लीनियंट होके देख लो, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। फॉर्मूला है या कोई सेट फॉर्मूला नहीं है? अच्छा, इस ड्रामे से क्यों ये क्या इस ड्रामे से क्यों के बारे में आपको बताएं? बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखा हो, जिन्होंने देखा है बड़ा ही जरूर मतलब आखिरी किस्त में और हम उसने डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि वो जो वालिदैन बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब मैं कह रहा था कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात की जाए। लेकिन अभी हम बताना नहीं चाहते एग्जैक्टली क्या है। 13 साल का बच्चा है, उस बच्चे को दिखाया गया है सोशल मीडिया पर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होता है जिससे वालिदैन बिल्कुल लाइल्म होते हैं और बच्चे पर ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि पूरे घर का सुकून तहवाला हो जाता है। बहुत ही संगीन नौइयत के जुर्म का इल्ज़ाम लगता है। तो ये ज़रूर अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये ड्रामा आप ज़रूर देखें, बिकॉज़ इट मेक्स यू बच्चों को दी गई आज़ादी कहीं बच्चों की शख्सियत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, और अगर है तो किस हद तक है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी ड्रामे में उठाए गए इशू पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किस तरह सोशल मीडिया पर बच्चों में मर्दाना रवैये या मैस्कुलिन बिहेवियर को लेकर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। गल्फ न्यूज़ में एक शहरी ने लिखा कि एडोलेसेंस देखने के बाद वो रात भर सो नहीं पाया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या मुझे अपने टीनेज बच्चों के तरबियत के तरीक़ाकार को बदल देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एकदम से डिबेट, टू बी ऑनेस्ट हम इस प्लेटफॉर्म पे और वैसे भी हम बहुत बार पेरेंटिंग पे बात कर चुके हैं, इन द सेंस कि कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और अब आप यू कांट विंग इट कि बच्चे हैं जी पल जाएंगे, पूरी दुनिया के पलते हैं, नहीं, आपको बीच में बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने, उनके भी 2 बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि गट रेंचिंग है और कहा कि बच्चे की तरबियत करना बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है। सो हर शख्स अपनी 2 सेंस अपनी आरा का इजहार कर रहा है और किसी के पास भी जवाब नहीं है कि इन हालात में जब हमारे लिए नए चैलेंजेस हैं, जाहिर है जब हम बड़े हो रहे थे तो मीडिया नया सोशल मीडिया बस आया ही था, अब हमारे बच्चों ने आँख ही उस दौर में खोली है, किस तरह से तरबियत करनी है। डॉक्टर आयशा मियाँ माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप पहले भी हमारे शो पे रही हैं और हमने काफ़ी टॉपिक्स पे बात की है और शायद कभी हमने टच अपॉन पेरेंटिंग पे भी किया हो, बट दिस इज़ लाइक अ होल, हम कहते हैं कि इस पे तो इंसान PhD भी कर ले तो फिर भी कोई सही या गलत रास्ता नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट, बिकॉज कल्चरली रिलीजियसली मतलब हर चीज़ जो है बदल जाती है, लेकिन इंसानियत के तकाजे तो सेम ही रहते हैं हर जगह। क्या चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों को वैल्यूज़ किस तरह दी जाए, बिकॉज वो तो हर जगह सेम ही होंगी। एंड येट ये आपने ड्रामा भी देख लिया है, आपको समझ तो आ गई होगी कि एक्चुअली एनीथिंग कैन हैपन। Right. So, Assalamu alaikum both of you. And बहुत शुक्रिया अगेन, यू नो एज यू बोथ सेड कि इस वक्त तो पूरी दुनिया में एवरीवेयर आप जिस अखबार को उठा के देख लें और जिस गवर्नमेंट से देख लें, कुछ भी कर लें, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि बहुत ही ज्यादा एकदम से यू नो इतना, और सिर्फ 4 एपिसोड्स का इन्होंने ये ड्रामा बनाया है, बट इट्स रियली गट रेंचिंग इज द राइट वर्ड। मतलब हर एक को, बिकॉज हर घर की कहानी है, लविंग हाउस होल्ड है, यू नो मेहनती माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है उस घर में, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हर दूसरा घर हो सकता है। तो और उसमें उसके बावजूद एक 13 साल के बच्चे से एक जुर्म सरजद हो जाता है। और बहुत सारी बात ऑफ कोर्स सोशल मीडिया को लेकर हो रही है कि बिल्कुल एक धुंध की तरह हमारे बच्चों के ऊपर एक फैला हुआ है कि जिससे बच्चों का यू नो जहन ऑलमोस्ट मॉफ हो रहा है। बट फोकस जो है बॉयज के मेल रेज के ऊपर, बॉयज की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर, किस तरीके से देयर आर यू नो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स लाइक एंड्रू टेट वगैरह जो इस तरह की बातें करते हैं कि विमेन आर नथिंग एंड विमेन आर दिस, एंड उसको लेके किस तरीके से हमारे बच्चों के बॉयज का जहन जो है वो कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस हो रहा है। डॉक्टर आयशा, हमने आपने बड़ा अच्छा एक इन्फ्लुएंसर का भी जिक्र कर दिया जिसके बारे में हम जिस टीनेज बच्चे से मिलते हैं वो उसका फैन है। ये बड़ा कंसर्निंग है और हमने भी उसका कुछ कंटेंट देखा, हमें बड़ा डिस्टर्बिंग लगा, लेकिन हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। इवन जब आप सोशल मीडिया पे इसी ड्रामे के नीचे, क्योंकि इसमें भी एक मेंशन है उस इन्फ्लुएंसर का, सो उसके नीचे पाकिस्तानी बच्चों के आप कमेंट्स देखें जो अभी भी इस बात को मानते हैं, तो क्या करें फिर? एंड इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग। तो मेरा कॉन्स्टेंटली एक ही जवाब है और मैं बार बार ये कहती हूँ कि पहले एक के
आपके सोशल मीडिया में जो बच्चे जिन लोगों से, जिन मर्दों से या वो जो टॉक्सिक मैस्कुलिन एक वो है इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, उससे इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा इसलिए हो रहे हैं बिकॉज उनके जो रियल लाइफ इन्फ्लुएंसेस हैं, जो रियल लाइफ रोल मॉडल्स हैं जो हमारे वक्त में होते थे, वो शायद इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, उनका एब्सेंस बहुत ज्यादा हो गया है. सो यू नो मैं आई वाज राइटिंग एन ऑप-एड टुडे, तो मैं उसमें यही लिख रही थी कि बिटवीन सोशल मीडिया का जो एक इविल इन्फ्लुएंस हम कह रहे हैं, जो भी कह लें, उसके बीच में और बच्चों की वेलनेस के बीच में माँ बाप खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, स्कूल्स खड़े हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, हेल्दी कम्युनिटी सिस्टम्स खड़े हैं. तो उनको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है. उन्होंने बिल्कुल डर के, खौफ में आके या ये सोच के कि हम क्या करें इसके बारे में बिल्कुल बैक सीट ले ली है. सो अगर आपके एक 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जो है, उसको बल्कि उससे भी कम, ऐसे कि जैसे प्यूबर्टी आनी शुरू होती है, तो यू नो अ स्मॉल चाइल्ड नीड्स टू हैव अ वेरी 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 एक्टिव, वेरी प्रेजेंट फादर. हम यही बात कर रहे हैं कि अब हमारा सोसाइटी भी ज़रा डिफरेंट है, कल्चरली भी हम मुख्तलिफ, हर मुल्क मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे और भी बड़े इश्यूज़ हैं इन द सेंस कि अगर हम एक प्रेजेंट फादर भी हो, कि फादर का होना, उसका रोल बड़ा ज़रूरी है, तो कुछ कल्चर नॉर्म्स हैं हमारे, ख़ास तौर पे एक मर्दानगी के हवाले से कि लड़कों को किस तरह होना चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए. ये डिविजन्स हम किस तरह कर सकते हैं अपने कल्चर को देखते हुए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. बात वही है कि ये जो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस हमारे मुल्क में आ रहे हैं, देयर ऑलरेडी कमिंग ऑन अ बैकग्राउंड जिसमें ऑलरेडी मिसोजिनी, यू नो एक जेंडर वो बायस है कि यू नो औरतें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर आ रहे हैं. एक पेट्रियार्की, बहुत सिवियर इंटरनलाइज पेट्रियार्की औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर बहुत ज्यादा है. एवरी डे मेरे सारे मरीजों के साथ मैं यही सुनती हूँ कि माँ बाप आके जब उनसे फैमिली हिस्ट्रीज पूछते हैं तो कहते हैं कि यू नो एंगर तो हमारा फैमिली में जनरेशंस में चल रहा है. मर्दों को तो सबको, दादा को भी गुस्सा आता था, नाना को भी आता था, बाप को भी आता है, तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले. मेल एंगर को हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं. दैट्स रोल मॉडलिंग फॉर बॉयज, right? They think this is normal, which is not normal. There's nothing normal about severe aggression or agitation or expression of anger. कोई बिल्कुल ये चीज नॉर्मल नहीं है. तो आई थिंक वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस किस्म का बाप का इन्फ्लुएंस है, कैसा प्रेजेंस है, किस तरीके से शफकत से, प्यार से वो लोग कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं. देखिए डॉक्टर आयशा, फिर विद द सेम टोकन फिर तो बात ये हुई कि वो ओवरऑलिंग कह लें, आप थेरेपी कह लें, जो भी आप कहना चाहती हैं, फिर तो बच्चे उससे पहले तो माँ बाप को या बाप को या मेल रोल मॉडल्स को भी फिर दे हैव टू रिविजिट देमसेल्व्स आल्सो. अच्छा, और पर्टिकुलरली क्योंकि वो आगे फिर पास ऑन क्या कर रहे हैं उनको तो अपने आप को करना पड़ेगा. डॉक्टर आयशा, ऐसा कोई इशू नहीं था, और मोस्टली ये होता है कि जो मिलेनियल फादर्स हैं आजकल, अगर उन्होंने बहुत सख्ती सही हो अपने वालिदैन से, जो कि होती थी हमारे ज़माने में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को एक मुख्तलिफ एनवायरनमेंट दें, और हम ये कोशिश करते हैं, और कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमने बाउंड्रीज कहाँ लगानी है, मतलब क्या हाशिए हैं जो खींचने हैं. सो एक वो भी सवाल है. दूसरा ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सीकिंग वैलिडेशन वाला. जो टीनेज बच्चा है वो वैलिडेशन सीख कर रहा है अपने पीयर्स से. मेरा बच्चा 6 साल का है, मुझे आके स्कूल से कहता है नोबडी लव्स मी, नोबडी इज माय फ्रेंड. मुझे नहीं समझ आता, इनिशियली मुझे नहीं समझ आया कि मैं उसे क्या कहूं. फिर मैंने उसे कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई नीड टू बी योर फ्रेंड, यू डोंट नीड एवरीबडी टू बी योर फ्रेंड. सो आप हमें बताएं कि वैलिडेशन जो सीख करते हैं बच्चे, इनको किस तरह हम रिस्पॉन्ड करें. बिल्कुल. सो बट द थिंग इज कि यू हैव टू टेल देम द ट्रूथ. देखिए, वैलिडेशन तो बच्चों को माँ बाप से भी बहुत चाहिए होती है. बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली, इसमें भी दिखाया है कि वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि जब मैं छोटा था और मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था तो आई कुड सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन माय फादर्स फेस, राइट? और वो चीज उसके दिमाग में रह गई, वो उसके दिल में, दिमाग में रह गई कि my father was ashamed of me or was not as proud of me. And that's what I tell every parent कि find what is your child's strength और उसको आप validate करें. जो चीज उनकी strength नहीं है, validate करें, उसको appreciate करें, उसको celebrate करें. And जहाँ तक you know, nobody likes me in school, nobody is my friend. I think उसको थोड़ा सा we have to be honest and authentic कि everybody will not always be your friend, but who is your friend? Let's focus on that. You know, वो वाला बच्चा या वो वाला बच्चा. And then, you know, there are some times when, you know, we might feel alone, which is also okay. Okay, I will say something that might feel very controversial to people right now, but I stand by it, that our job as parents is not कि हम अपने बच्चों को हर वक्त खुश रखें, because that's not normal adulting behavior. हम कभी हमेशा खुश नहीं रहेंगे. We will always have things happen in our lives which are going to be disappointing, which will hurt our feelings, and we have to help कि हम अपने बच्चों को उनके थ्रू भी उनको गुजारें और उनको उन इमोशन से भी
डॉक्टर आयशा, हम क्यों ना इस बात पे ही थोड़ा सा अग्री कर लें कि हमें ये कॉन्वर्सेशंस करना इन इटसेल्फ इज अ वेरी न्यू थिंग इन पाकिस्तान। देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होती, मतलब दे विल टॉक टू वन अनदर परहैप्स बट दे विल नॉट कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो वो बड़ी कम है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको हम दोबारा हम कोशिश करेंगे कि यू नो इन 2 वीक्स टाइम आपको जहमत दे दिया करें, आप प्लीज हमारे लिए टाइम निकाला करें और हम लेट्स फोकस ऑन पेरेंटिंग फॉर दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ हम कुछ और देख लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा। थैंक यू। और हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ये भी कहते हैं अगर आप समझते हैं ना कि आपके बच्चे अपने फ़ोनों पे अपने गैजेट्स पे हैं लेकिन हैं तो घर पे ही ना, कहीं बाहर तो नहीं गए हो, सो दे आर सेफ, दैट्स नॉट सो ट्रू एनी मोर आइदर। मतलब अगर वो अपने कमरों में अपने गैजेट्स पे अपने सिस्टम्स पे भी बैठे हुए हैं तो वो वहाँ क्या कर, दे आर एक्चुअली एक्सपोज टू द वर्ल्ड। तो आपका ये समझ जाना बड़ी मासूमाना बात होगी जी, घर में तो बैठे हुए हैं ना, मेरी नज़रों के सामने तो है। दिस डजंट वर्क लाइक दैट एनी मोर। भाई खला में कोई पाकिस्तानी जाए, कोई चांद का चक्कर लगाए, क्या आप ये ख्वाहिश रखती हो? ऑफ कोर्स भाई, और ये डेफिनेटली आपकी भी यही ख्वाहिश होगी, हम सबकी होगी, जो अब पूरी होने जा रही है। कैसे जी, आप देखें और वॉच दिस। पाकिस्तान और चीन जो है वो अपने खलाई ताउन को आगे बढ़ा रहे हैं और खलाई ताउन के फ़रोग़ के लिए चीन के खलाई स्टेशन पर हमारी खलाई परवाज में पाकिस्तानी अब जाएंगे। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये मुआहिदा साइन हुआ है इसमें और बहुत कुछ होने वाला है कि जो हमारे पाकिस्तानी खलाबाज को तरबियत देने का मुआहिदा भी किया गया और इस इनकलाबी मुआहिदे पर वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इस्लामाबाद में दस्तखत भी किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म का क्या कहना था एक्चुअली, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ पाकिस्तान की पार्टनरशिप हो रही है और पहला एस्ट्रोनॉट पाकिस्तानी वो खला में जाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी। लंबा सफ़र है, कठिन सफ़र है, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं। इसी पे बात करते हैं हमें तो ज़रा घबरा से जाते हैं कि क्या होगा, क्या माहौल होगा, उसमें कैसे वक्त गुजारेंगे, क्या क्या तजर्बे करेंगे। मैं तो एक्साइट हो जाती हूँ, मुझे तो ये सारी बातें हम पूछेंगे डॉक्टर AKM शफात अली साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं स्पार्को के। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुबारक हो पूरी कौम को भी और आप सबको भी। कब से ये प्लान हो रहा था और फाइनली मुआहिदा तय पा गया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे अभी आपने वजाहत की है कि अभी हमारा एक तारीख़ी मुआहिदा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें सुपार्को और चाइना जो मैन स्पेस एजेंसी है, इनसे हमारा मुआहिदा हुआ है कि हम पाकिस्तान का पहला एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जाएगा। ये इससे जाहिर सी बात है कुछ अरसे से ये इस पे बातचीत चल रही थी कि ये है ना हमने किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। तो चीज़ें जब फाइनलाइज हुई तो ये मुआहिदा फाइनलाइज हुआ है कि हमने अब अपना पहला पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट चाइना स्पेस स्टेशन पे इंशाल्लाह हम भेजेंगे इस पे। अच्छा, तो सर हमारे एस्ट्रोनॉट कौन होंगे, मतलब ये अच्छा, ये प्रोसेस क्या है? इसका ये है कि अभी हमारे से एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो अभी हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, जो कि वो इस साल 2025 में फाइनलाइज होगा। ये 3 स्टेजेस प्रोसीजर है। इसमें पहले प्रीमियरली सिलेक्शन होगी कि हमारे पास है लोगों के नाम आएंगे, उस बेसिस पे है ना वो फिर सेकेंडरी सिलेक्शन होगा, फिर फाइनलाइज होंगे। तो हमने 2 एस्ट्रोनॉट्स फाइनलाइज करने हैं, जो कि हमने इस स्पेस स्टेशन की चाइना स्पेस स्टेशन पे भेजने के लिए उनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। एंड द ट्रेनिंग विल बी मतलब कुछ सालों की ट्रेनिंग है, कुछ महीनों की होगी? आफ्टर द सिलेक्शन 2026 में ये फिर एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि यूजुअली एस्ट्रोनॉट्स इसको फॉलो करते हैं, एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें आपका एस्ट्रोनॉट पूरे साल जो हमारा जो एस्ट्रोनॉट का जो सेंटर ऑफ चाइना है उसके अंदर जाके ये ट्रेनिंग हासिल करेंगे। और उस ट्रेनिंग हासिल करने के बाद, इसलिए कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट्स हैं वो टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू अर्थ के। तो आपका एस्ट्रोनॉट जो उस स्टेशन के अंदर जब रिजाइड करेगा फॉर 1 होल वीक वो उस स्टेशन के अंदर मौजूद होगा, तो वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपके एस्ट्रोनॉट यूजुअली फ्लोट कर रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी और ये सब चीज़ें, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते हैं बाकी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को और फिल्मों में भी टीवी में 100 सवालात होते हैं, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल होते हैं उस एनवायरनमेंट में कि मैं अक्सर हम सोचते हैं कि क्या कोई जाते ही कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। पानी का कतरा भी है तो वो तैर रहा है, उसको आप एग्जैक्टली इवन आप वहाँ पे जो आपने फूड भी इनटेक करना है, उसका क्या एक प्रोटोकॉल है, किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपकी जो एक कंप्लीट लाइफ होती है उसमें कंप्लीट चेंज आना होता है। तो उसको
उससे आप पूरा यूज टू हो जाएं, उससे यूज टू होने के लिए आपको फिर अर्थ पे यानी आपको जहाँ पे हमारी जो फैसिलिटीज़ जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स की जो सेंटर बना हुआ है चाइना के अंदर, उसके अंदर इन तमाम डोमेन्स में आपको ट्रेनिंग्स कराई जाती है। अच्छा, ये जो भी सेलेक्ट होगा, हाँ, ये इसका खर्चा स्पार्को और हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी? चाइना कितना उनके बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ है चाइना के साथ। तो जैसे आपको मैं एक चीज़ और साथ वजाहत करूँ कि जो चाइना स्पेस स्टेशन पे इससे पहले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सिर्फ चाइनीज़ गए हैं। इससे पहले कभी किसी गैर मुल्की एस्ट्रोनॉट को ये मौका नहीं मिला है कि वो चाइना स्पेस स्टेशन, तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम के। तो इससे ये एक चीज़ हुई है कि जो पाक चीन की जो एक दोस्ती है और जो आपका एक ताल्लुक़ उनके साथ है वो एक बड़े गहरे रवाबित तक पहुंच चुका है, और वो दे आर ओपन एंड दे आर अकोमोडेटिंग अस कि आप आके इसको अवेल करें। अच्छा, अब मुझे बताइएगा क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि अब ये बात सुन के ही बहुत सारे बच्चे जो लोग होंगे जो पैशनेट हैं इस काम को करने के लिए, जो खला का ये तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, वो तो बेचैन हो गए होंगे कि भाई हम कैसे अप्लाई, कोई ओपनिंग आई तो हम कैसे अप्लाई करें। अप्लाई होता है एग्जैक्टली, इसका ये तरीक़ाकार होता है कि जैसे एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बना हुआ है कि इसमें आइदर आपका कोई एक्सपीरियंस पायलट जाता है इस प्रोग्राम में जो स्पेस स्टेशन के प्रोग्राम्स में होते हैं, या फिर आपका कोई साइंटिस्ट, तो स्पार्को साइंटिस्ट या एनी ऑफ द एक्सपीरियंस पायलट फ्रॉम पाकिस्तान विल बी गोइंग फॉर दिस थिंग। तो इसमें अच्छा, इसके बाद फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिफरेंट है। जब इन दोनों के बाद फिर आपके पास ये होता है कि किस एज ग्रुप के लोग आपके इसमें जा सकते हैं। किस एज ग्रुप के? तो इसमें है 30 ईयर्स से 45 ईयर्स के दरमियान के एज ग्रुप के लोग इसमें जा सकते हैं। इसमें हाइट का भी क्राइटेरिया है कि इस हाइट से इस हाइट तक के लोग इसके अंदर जा सकते हैं। वेट वगैरह ये सब कुछ होगा। वेट भी है, मेल फीमेल दोनों में से कोई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी एट द मोमेंट ये है कि इसमें हमने मेल की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। अच्छा। तो जी, तो इसमें लेकिन ये है कि एट द मोमेंट अभी हमारा तो चांस ही खत्म हो गया। तो और सिमिलरली इसमें और बाकी विजन के लिहाज से भी कलर ब्लाइंड भी ना हो, ये फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग, आपने कहा है कि वो जो एज ब्रैकेट है 30, तो आप एक प्रीवियस एजुकेशन पूरी एक चाहिए, उसमें प्रेफरेंस क्या है कि क्या पढ़ा हो? पायलट या साइंटिस्ट? इसके साथ साथ अगर वो उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट हैं, इवन PhD हैं, फिजिकल फिटनेस इज़ द टॉप प्रायोरिटी। बाद में उसके जो मेंटल जो उसके वो हैं चीज़ें कि वो कम्प्लीटली फोकस हो कि चीज़ों को वहाँ पे देख सकते हैं। साथ में ये एजुकेशन क्राइटेरिया बैकग्राउंड भी है, इसलिए कि वहाँ पे आपने ये आपकी वेबसाइट पे अप्लाई होगा, कोई पोर्टल है, इसका इश्तिहार छपेगा, क्या होगा? नहीं, इसका तो बेसिकली है कि ये तो इंटरनली इसमें आप लोग सिलेक्शन होगी, इंटरनल सिलेक्शन होगी, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा है कि स्पार्को साइंटिस्ट या एक्सपीरियंस पायलट्स, इन्हीं के दरमियान हमें सिलेक्शंस करनी होंगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होने हैं उस स्पेस स्टेशन पे, दैट विल बी एडवर्टाइज टू ऑल। तो इसमें जो पब्लिक के लिए है कि स्टूडेंट्स या इवन जो जनरल पब्लिक से वो कोई अगर वो चाहते हैं कि हम इसमें कोई अपना एक्सपेरिमेंट उस माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में कंडक्ट करवाएं जो कि आपको अर्थ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स हमें प्रपोज करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स को फिर वो एडवर्टाइज होगी हमारी, और उससे है ना डॉक्टर साहब वैसे मेरा ख्याल है कि ख़वातीन आपको बताइए है ज़बरदस्त काम कर रही हैं स्पेस साइंस में, और बहुत सारी हमारी हैं खलाबाज भी हैं और जब दुनिया में, तो आपको ये ओपनिंग रखनी चाहिए कि मर्द हो या औरत हो, कोई भी आ सकता है। क्योंकि पहले भी जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की फ्रॉम पाकिस्तान बात हुई थी तो निम्रा सलीम का नाम काफ़ी हमेशा आता था, अभी शी बीइंग अ वुमन, तो हम बड़ा एक प्राउड फील करते थे। ऑल्दो हमने आपसे समझ लिया कि वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेडिशंस होती हैं, वो सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स होती हैं, एग्जैक्टली दैट इज कमर्शियल एस्पेक्ट होता है वो बेसिकली। चलिए, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ग्रेट न्यूज़। ऑलराइट जी, आपको पता है कि पाकिस्तान उन बदनसीब मुल्कों में है जो अभी भी पोलियो से नबरदाज़मा हैं, लड़ रहे हैं इस वायरस से, और पोलियो के ख़िलाफ़ हमारी ये जंग चली रही है, हमारे बचपन से चल रही है, अब हमारे बच्चे छोटे हैं, ये जंग चल रही है। इसमें फ्रंट लाइनर्स कौन है? हमारी पोलियो वर्कर्स, और इनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है। और हमने एक ऐसी पोलियो वर्कर से बात की जो सबके लिए खुद एक मिसाल है। तो आयशा रज़ा हमारे साथ थी, और ये देखिए ज़रा क्या बातें हुई। पाकिस्तान एक मामले में आपको बताएं कि बड़ा ही बदकिस्मत रहा है, और वो कि 1000 कोशिशों के बावजूद हम पोलियो से जान नहीं छुड़ा पाए। कितनी अजीब बात लगती है ना, एक जो ऑब्सोलीट हो चुकी है दुनिया में बीमारी, वो हमारे यहाँ है। गुज़िश्ता साल 74 केसेस निकले थे, और नए साल की सिर्फ 2 माह में मज़ीद 6 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं, और ये सिलसिला कहीं रुकता भी नज़र नहीं आ रहा। पोलियो वायरस के ख़िलाफ़ जंग में हमारी जीत का वाहिद रास्ता क्या है? वैक्सीनेशन कैंपेन्स हैं, मगर यहाँ भी कम चैलेंजेस नहीं हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, प्रोपेगेंडा है, माशरती मसाइल हैं, वैसे ही हमारे रवैये हैं, यहाँ तक कि
आपको पता ही है पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में तो जान से भी जा रहे हैं पोलियो वर्कर भी, उनके साथ ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार भी। कमी एरियाज़ हैं ऐसे जहां आप बेधड़क होकर पोलियो वर्कर जा सकता है और काम कर सकता है। और इस मुहिम और इस कोशिश में ख़वातीन का किरदार बड़ा कलीदी है। मतलब हम अपने बचपन से लेकर और आज अपने बच्चों की बात करें तो उनको भी ख़वातीन वर्कर्स ही हैं जो घर घर दस्तक देती हैं। और हम ख़वातीन को इस हफ्ते, वैसे तो हम करते रहते हैं अक्रॉस द ईयर, लेकिन इस हफ्ते खुसूसी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर ख़वातीन पोलियो वर्कर्स ना हो तो फिर क्या, तो हमारे बच्चों को पोलियो के खतरे लगे। मतलब ऑनेस्टली ये सोच के जरा अजीब लगता है। आयशा रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसी तरह बड़े अरसे से इस कौम के बच्चों की हिफाजत के लिए जा रही हैं, घर घर जा रही हैं और इस मुल्क की खिदमत कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आयशा। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपका शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन जियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं पोलियो वर्कर का? कुछ साल ही हुए हैं, 2-4 साल? नहीं, मुझे 10 साल हो गए, मैं पोलियो वर्कर हूँ। ज़बरदस्त। लेकिन 10 साल में हम ज़रा अपने ऑडियंस को भी यहाँ बताना चाहते हैं और आपसे भी पूछेंगे क्योंकि हम ऐसी वारदातें सुन चुके हैं पोलियो वर्कर्स को, मतलब एक तो धुतकारते हैं, बच्चों को कतरे नहीं पिलाने देते हैं और उसके बाद कभी कभार एक्सट्रीम केसेस में मार भी देते हैं। तो आपने कैसे ये काम शुरू किया और कोई खौफ, कोई डर, कोई ऐसी बात नहीं लगी? मैं जब खुद छोटी थी तब मुझे पोलियो हुआ था। मैं खुद पोलियो का शिकार हुई थी, तो मैंने यही सोचा, पोलियो वर्कर बनने का सोचा। तो जब मैं पोलियो वर्कर बनी तो फिर मैंने लोगों को बताया मैं खुद एक पोलियो का शिकार हूँ। तो लोग देखते हैं, सीख भी लेते हैं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं। हम बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जाते हैं, लोगों के बच्चों को कतरे पिलाते हैं। तो लोग ये चीज़ देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है वो इस तरह की जाहिलाना हरकतें करते हैं कि हमने अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाने। या बाद में जब हम उनको थोड़ा बहुत उनको बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि देखें ये 2 कतरे आपके बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं, देखें ये एक लाइलाज बीमारी है, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो मान भी जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ये बात है क्योंकि आपकी अपनी स्टोरी भी बीच में इन्वॉल्व है जो आप बता रही हैं। तो कमाल की बात है कि आपको इतना एहसास है कि किसी को पोलियो नहीं होना चाहिए। ये चुना भी बिल्कुल हम ये आप आज हमारे साथ हैं तो आपसे हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, जब आप जाती हैं और लोगों को जो नहीं मान रहे होते उनको कन्विंस करना होता है तो उनकी रीजनिंग क्या होती है कि हम क्यों नहीं लगवाना चाहते बच्चों को कतरे, और क्या उसमें ख़वातीन शामिल होती हैं या फिर घर के मर्द शामिल होते हैं? घर के मर्द भी उसमें शामिल होते हैं। यही कहते हैं कि जी ये अच्छे नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए नुकसानदा है, लेकिन ये आपके बच्चों के लिए नुकसानदा नहीं है। ये आपके बच्चे के क़ुव्वत मदाफ़क़त को बढ़ाती है, ना कि कम करती है। एक वैक्सीनेशन जो है जब आपके बच्चे के अंदर मौजूद होगी तो वो किसी भी वायरस से लड़ सकता है। हम उनको यही समझाते हैं कि ये 2 आपके बच्चे की ज़िंदगी। ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं या फिर ज़्यादातर नहीं समझते? ज़्यादातर लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझते फिर हमारे ऑफिसर्स आते हैं या वो फिर पुलिस केस हो जाता है, वो फिर बहुत लंबी बात हो जाती है। लेकिन हम उन्हें मना लेते हैं कि आप अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के पिला लें, क्योंकि आपका बच्चा अपने लिए खुद फैसला नहीं ले सकता। आपने अपने बच्चे का फैसला खुद करना है। जब आप अपने बच्चे का हर फैसला ले सकते हैं तो उसकी सेहत के मामले में आप क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? आप अपने बच्चे की 2 कतरे पिलाकर आप अपने बच्चे की जान बचा सकते हैं, तो फिर आपको ये भी फैसला लेने के लिए आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। आयशा, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ख्याल है कि आज आपकी कहानी देखकर सुनकर लोग समझ गए होंगे और जिनके जहन में कोई खाम ख्याली होगी तो वो भी कह रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आयशा रज़ा, आज आपने हमें ज्वाइन किया है। कमाल की ये बात है ना कि मुफ्त में 2 कतरे आपके घर आके बच्चों को पिलाए जा रहे हो और उससे उनकी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी भर की माजूरी से बच सकते हैं। क्यों रिफ्यूज़ करेगा कोई, और क्यों करते हैं? और आयशा खुद पोलियो का शिकार हैं और इसलिए वो इस दर्द को, इस तकलीफ को समझती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मिशन बनाया हुआ है। बास्केटबॉल के कोर्ट में एक लड़की ने अपने टैलेंट से लड़कों को भी परेशान कर दिया। कैन यू इमेजिन? टक्कर के मुकाबले पे आई है। कुछ नहीं कहेंगे, ये देखें।
पाकिस्तान में आपको पता है कि हर खेल की तरह बास्केटबॉल में भी अब ख़वातीन काफ़ी दिलचस्पी लेती नज़र आ रही हैं। अब ख़वातीन कितनी दिलचस्पी ले रही हैं, लेकिन एक तो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। और एक वीडियो जी वायरल हुई आजकल जिसमें एक मकामी टूर्नामेंट में मर्दों की टीम में एक लड़की को खेलते देखा जा सकता है। एक ही लड़की है और क्या ज़बरदस्त खेलती हैं भाई वो, ज़बरदस्त। और कराची की आयशा इजलाल हैं और एक सिंगर भी हैं ये। बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, एक सिंगर भी हैं, ऐसा लगता है हर मैदान में आगे हैं। तो इनसे हमारा मुलाकात करना और आपसे मुलाकात कराना बड़ा ज़रूरी है। आयशा, कैसी हैं आप? हेलो, वालेकुम सलाम, आई एम गुड। आप कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट इन बास्केटबॉल बता दें, और ये जो वीडियो वायरल हुई है ये क्या मैच है, एंड व्हाई आर यू द ओनली फीमेल इन इट? Okay, so I started playing around 10 years ago. So it's been like a passion of mine growing up. Uske alawa, this tournament is from League of Basketball. It's this organization that started in Karachi to promote basketball for males and females. अब ये जो tournament है ये है रमज़ान बास्केटबॉल लीग, जहाँ पे हम लोग ड्राफ्ट करते हैं टीम्स और फिर we just play for fun, right? It's a very exciting tournament, and I'm the only girl playing in this men's league. Because I've been a part of this community for a very very long time, and मेरी सबसे बहुत दोस्ती है, तो सबने बोला तुम भी खेल लो। तो कितने अकोमोडेटिंग हैं ये लड़के कि आपको एक लड़की को टैलेंट सुप्रीम है, इसलिए है। आपका टैलेंट भी होगा ऑब्वियसली, एवं ही तो नहीं आने देंगे वो, इसलिए भी आपने अपनी जगह यहाँ खुद बनाई है। ये स्पेस तो क्लेम करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लीग ऑफ बास्केटबॉल। ये आप मतलब आप कह रही हैं ड्राफ्ट करते हैं और टीमें बन जाती हैं, तो अब तक बहुत सी टीम्स बन चुकी हैं। लोगों का क्या काफ़ी इंटरेस्ट भी है यंगस्टर्स का इसमें? We have built a community, like a very well-rounded community over the last 2 to 3 years, and I play for Omega. That's my team. अब जो draft system होता है कि people can apply to play in the league, and then there's like captains, and then वो pick करते हैं आपको एक-एक करके। So, आप इस पूल ऑफ टैलेंट में, ये जो प्लेयर्स का पूल है, इसमें आप अकेली लड़की हैं? ये भी मुझे देख के या सुन के जरा अफसोस हो रहा है कि अपनी कोई फ्रेंड्स वगैरह मतलब nobody else plays basketball? लड़कियों का बास्केटबॉल सीन तो we assume कि बेहतर है, इतना बुरा नहीं है। It's gotten much better. हमारी एक लीग है separate for females. सही। Like we have women league of basketball, वो होएगा अभी जुलाई में। तो उसमें it's gonna be all females. So उसमें ज़्यादातर लड़कियां उसी में होती हैं, लेकिन जी। So आप यहाँ पे अकेली ही हैं इस लीग में? जी, मैं एक्चुअली इनके साथ पिकअप भी खेलती हूँ, तो मेरी सबसे बातचीत बहुत है, दोस्ती भी है। चलें, यहाँ हमने एटलीस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े सवाल थे और ख़ासतौर पे जब आप वायरल हुई हैं तो ये भी था कि मतलब इन सारे लड़कों की टीम में एक ही लड़की क्यों है, तो हमने बता दिया बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, जानती भी हैं उन लड़कों को, तो लिहाजा शी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट टीम। अब आयशा जल्दी से ये भी बता दें, बिकॉज हम बहुत से स्पोर्ट्स में चाहते हैं कि लड़कियाँ आएँ, हम बहुत से स्पोर्ट्स की बात करते हैं, एक वाहिद लड़की भी किसी स्पोर्ट में होना पाकिस्तान में तो हम हाईलाइट करते हैं ताकि और भी अट्रैक्ट हो। सो यू हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल इन स्कूल, मतलब आपका एक्सपोजर और आपका इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? मैं पहले फुटबॉल खेलती थी when I was younger, and मुझे बहुत चोटें लगती थी, तो मेरी अम्मी ने बोला बेटा बस बहुत हो गया, no more football, you are starting basketball, right? And she basically forced me into basketball, and then school time में I just started to grow this love for the sport, and I just kept playing, and now I've been playing for like 11 years. मतलब ये अच्छा, जब आप इस टीम में होती हैं and you know you ज़ाहिर है rest are all boys and you are the only female, क्या होता है, मतलब आपके टीममेट्स हैं, they are also used to it now, आपकी क्या कारकर्दगी होती है? और कोई आपको इस तरह तो ट्रीट नहीं करता कि लड़की है जाने दो या समथिंग, या फिर they take you as an equal? So मैंने पहले भी RBLs खेले और मुझे कभी मौका नहीं मिला था खेलने का, because you know I'm a girl and it's difficult to compete with boys, which is very true. However, था उसने मुझे बोला कि आयशा तुम खेलो, let's see what you can do, like I'll give you this chance, like do it, right?
And how well have you been doing, Aisha? I've been scoring 10-point average per game, 2 assists and 3 rebounds. जबरदस्त। अच्छा आयशा, ये भी बताने चले, आपकी टीम तो बड़ी अकोमोडेटिंग है एंड यू ऑल जेल टुगेदर, प्ले टुगेदर। जो अपोजिंग टीम आती है आपके अगेंस्ट खेलने के लिए, वो ठीक होते हैं कि भाई इस टीम में एक लड़की भी है? So no one ever objects it and everybody नहीं, लेकिन सीरियसली लेते हैं आपके प्ले को? अच्छा, तो the match that we won, right? उसमें when the match started, I started the first quarter with 2 threes and 1 layup, right? So उस वक्त मुझे काफ़ी हद तक छोड़ा हुआ था इन लोगों ने, right? And then second, third और fourth quarter में मुझे मैन कर दिया गया था कि मेरे साथ एक बंदा 24/7 चिपका हुआ था उसके बाद। और उस वक्त मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मतलब लोग बोल रहे थे आयशा को गार्ड करो, एंड आई वाज लाइक यार कितनी इज्जत मिल रही है मुझे फॉर वंस। तो दे स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली। उसके बाद जितने भी मेरे मैचेस हुए हैं उसमें आई हैव हैड a defender on me 24/7 because उन्हें पता है कि आप टफ टाइम देने वाली हैं। यहाँ मैं ये लड़कियाँ जो देख रही हैं इस वक्त और उनके पेरेंट्स भी, उनको भी मैसेज दें, देखिए अगर टैलेंट होना और अच्छा कमाल का ये खेल रही हैं तो देन एवरीबडी विल बी फोर्स्ड टू टेक हर सीरियसली, क्योंकि ऐसे ही आप चले जाएं और आपको आता जाता कुछ नहीं है तो नेचुरली कोई भी किसी भी टीम में भी, ऑल गर्ल टीम में भी आपको नहीं चाहेंगे कि आप आएँ। सो इफ योर प्ले इज गुड, इफ यू आर टैलेंटेड। नेशनल बास्केटबॉल टीम भी है आयशा, सो आपका कभी इंटरेस्ट हुआ कि आप नेशनल सतह पे खेलें? I've played nationals. मैं कराची से भी खेल चुकी हूँ, मैं सिंध से भी खेल चुकी हूँ। हम लोग लास्ट nationals में we came third. I was captain that year. And अभी इंशाल्लाह we are trying to basically make Sindh and Karachi into this amazing team, right? Because we have so much talent here. However, it's just not being funded right and it's not being promoted the way it should be. चलिए, I hope कि भैया you know by talking about it we are also doing our part कि इस पे बात हो, इस पे जरा तवज्जो हो, इस पे फंडिंग हो। और जो फंड्स वाली आपने बात की है वो हम आपको बता दें कि हर स्पोर्ट पे यही हाल है, so we don't want you to feel bad about it. You are also a singer, Aisha. आपको हमने सुना भी है सोशल मीडिया पे, आपकी वीडियोस आती रहती हैं, they keep popping up. So without further ado, would you sing a few lines for us? Yeah, I can. I really like Hona Tha Pyar, so I'll just sing like a few lines of that song. Lovely. Yeah. Hona tha pyar, hua mere yaar, aaye nazar, chehre hazar, hona tha Very nice, lovely. Very sweet, very nice. हदीका कियानी का ये गाना है, बड़ा खूबसूरत आपने गाया। और आयशा हम बड़े इम्प्रेस हुए। You are a sports person and you also sing. Doing what you're doing, आप मतलब आप हरफमौला हैं माशाल्लाह। Thank you for being with us. That is it for right now. देखिए एटलीस्ट कुछ मिस ना कर जाएं आप, तो हमने हर चीज़ जो है उसको रिप्लग किया. Hope you enjoyed that. We're going to see you on Monday, inshallah. Bye.